हेलो एवरीवन, आप सभी को राम नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास DPQ, डी स्टैंड्स फॉर डेली, पी फॉर प्रैक्टिस, क्यू फॉर क्वेश्चंस। ये मैथ्स की प्रैक्टिस हमारे एग्जामो यूट्यूब चैनल पर होती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जबरदस्त तरीके से इस सीरीज को फॉलो करिए। ये हम सेट नंबर 53 लेके 53 आपके सामने है। हमारा टैगलाइन है, अब सवाल तुमसे डरेगा। और सवाल क्यों तुमसे डरेगा? जब कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपसे एग्जाम में ना बने, और वो भी जल्दी। आप सारे सवालों को जल्दी कर पाएंगे क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्किल को मैं जबरदस्त बना दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं जबरदस्त बना दूंगा। मैं आपको नई अप्रोचेस सिखाऊंगा जिससे आप एग्जाम में सवालों को बहुत तेज करके आएंगे। और तब सवाल तुमसे सच में डरेगा। बस एक कमिटमेंट ले लो कि इस सीरीज को फॉलो करते रहना है। इस सीरीज को फॉलो करना तुम बंद नहीं करोगे। अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ सीखनी है थियरी वगैरह के साथ, तो आप हमारे एग्जामो लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर कोर्स दिया हुआ है, ओवरव्यू पढ़िए। और उसके बाद जो भी फॉलोइंग क्वेरी है वो आप हमारी टीम से भी इंक्वायर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और फिर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। DPQ क्या है, जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ के जान सकते हैं। सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है कि DPQ क्या है, क्या होने वाला है, किसको फॉलो करना चाहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जहां पर आपको इसकी सारी PDF प्राप्त हो जाएगी। DPQ की PDF ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। बस आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि जो एवरेज वेट है कुछ लोगों का एक ग्रुप में वो 72 kg है। 5 लोग जिनका एवरेज वेट 66.6 kg है वो ज्वाइन करते हैं। और 13 लोग जिनका एवरेज वेट 75 किलो है वो इस ग्रुप को लीव करें अगर, तो जो एवरेज वेट है सारे लोगों का इस ग्रुप में वो 1.65 से डिक्रीज हो जाएगा। आपको बताना है कि हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली। इनिशियली ग्रुप में कितने लोग थे ये आपको बताना है। तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि एक्स लोग थे, इनका औसत था आपका 72। आप करो 5 लोग और आते हैं तो मैं +5 लिखूंगा ताकि आपको पता चले कि ये 5 आए हैं। और इनका जो औसत है वो 66.6 kg है, मैंने ये भी लिख दिया। और ये भी दिया कि 13 लोग इस ग्रुप से जा रहे हैं। और जो 13 लोग जा रहे हैं उनका जो औसत है वो भाई 75 किलो, तो यहाँ 75 लिख दिया। और इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, सवाल कर रहा है कि जो नया औसत है इस ग्रुप का अब वो 1.65 कम हो गया है। यानी वो वैल्यू 70 माइनस 1.65 हो गई है। 70 नहीं बल्कि 72 माइनस 1.65 हो गई है, क्योंकि पहले 72 था। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है, देखिए हम कहेंगे कि पहले जो टोटल बनेगा, ये एक्स लोग 72 का औसत लेके बैठे हैं तो इनका टोटल बनेगा 72 इंटू एक्स। ये 5 लोग 66.6 लेके आए हैं तो इनका टोटल बनेगा 5 इंटू 66.6। और 13 लोग 75 लेके चले गए तो इनका टोटल बनेगा 13 इंटू 75। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम ये सब वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई न्यू टोटल कितना है। अब ये जो न्यू टोटल है ये कितने लोगों का औसत है। तो आप कहोगे कि भाई एक्स थे, 5 आए, 13 गए, तो टोटल एक्स माइनस 8 लोग हो जाएंगे। तो ये जो नया टोटल है ये एक्स माइनस 8 लोगों को मुझे नए औसत से गुणा करना पड़ेगा, जो 72 माइनस 1.65 के बराबर है। और यहां से हमारी एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो बस यही करना है मुझे। तो जरा जल्दी जल्दी इसको लिख के सॉल्व कर लेते हैं आप। तो आप कहोगे 72x प्लस 66.6 इंटू 5 माइनस 75 इंटू 13, ये नया टोटल बनेगा। और ये नया टोटल हमारा बराबर हो गया x माइनस 8 इंटू, इसको आप घटाओगे तो ये वैल्यू बनेगी 70.35। 1.65 घट के वैल्यू हो जाएगी 70.35। अब मैं क्या करूंगा, मैं बस इसको ओपन कर लेता हूं तो 72x बना। किसी भी संख्या को जब भी आपको 5 से गुणा करना हो तो करना ये होता है कि उसको आप मेंटली सोचते हैं 10/2, यानी 2 से डिवाइड करके 10 से गुणा करना होता है। 2 से डिवाइड करोगे तो 33.3 मिलेगा और 10 से गुणा करोगे तो ये 333 बन जाएगा। 75 से सीधा ही गुणा कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 13 का पहाड़ा मुझे आता है। 75, 13 पचे 65 बनेगा, 6 हासिल आएगा, 13 सते 91 और 6 हो गया आपका 97। तो वैल्यू हो गई 975। फिर एक्स से मैं 70.35 को गुणा करूंगा तो ये बनेगा 70.35 इंटू एक्स। माइनस में अब 8 से मुझे गुणा करना है, सीधा कर लेते हैं। 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24, 4 28, हासिल आई 2।
और 8 शून्यम शून्य हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर हमारी वैल्यू आ गई 8 सत्ते 56, तो यहाँ मैंने 56 लिख दिया। अब देखिएगा दशमलव यहाँ लग जाएगा तो ये 562.8 के बराबर हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.65x। राइट हैंड साइड में जब मैं आऊँगा तो अब मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं। एक तरह से आप देखेंगे 975 प्लस में है, और जो 2 वैल्यूज़ हैं ये 333 और ये 562.8। ये दोनों वैल्यूज हमारी निगेटिव हो जाएंगी क्योंकि ये जो 333 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो आपकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपको ये मिलने वाली है। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू मुझे यहां से सॉल्व कर लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये है 1.65x। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, इसमें से घटा लीजिए, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4 और 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये हो गया 642 में। अब मुझे घटाना है 562.8। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 में से 8 जाएगा 2 बनेगा, और ये वैल्यू जाएगी 11 में से 2 जाएगा 9 बनेगा, फिर ये 13 में से 6 जाएगा 7 बनेगा। तो ये वैल्यू मुझे दिख रही है 79.2। 1.65x जो मेरा है ये 79.2 के बराबर हो गया। अब अगला कार्य यह है कि मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो x की वैल्यू हो गई 79.2 अपॉन 1.65। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, यहाँ 0 लगा दिया तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। अब देखो 165 जो होता है ना, ये होता है आपका 11 इंटू 15। ठीक है, दिस इज 11 इंटू 15। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आपको चीज़ें आनी चाहिए कि जब भी कोई संख्या होती है ना, जैसे 165 है, अब अगर पहले अंक और तीसरे अंक का सम बीच में लिखा हो, 5 + 1 6 बीच में लिखा हो, तो ये संख्या हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। ये बेसिकली 11 इंटू 15 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप ये आइडेंटिफिकेशन करोगे आप देखोगे 11 से संख्या सीधे कट गई। सबसे पहले तो 11 सत्ते 77, 11 दूना 22 है, 720 के बराबर हो गया। फिर मैं कहूँगा 15 से काट लेते हैं, तो 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई सिंपली यहाँ पर 48। तो बी उत्तर यहाँ से करेक्ट हो गया आपका कि पहले हमारे पास जो एक्स लोग थे वो 48 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस सवाल में, आप इसको बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है कि टोटल हम निकालेंगे, और उसको चूंकि बाद में 5 लोग आए और 13 लोग चले गए तो x-8 लोग बचेंगे। x-8 को मैंने नए औसत से गुणा किया और आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सवाल को करने में, कैलकुलेशन है, बट पेशेंस के साथ इसका उत्तर निकाला जा सकता है कि आंसर है 48। ठीक है, अब देखिए सवाल कर रहा है एक आदमी है, उसकी एनुअल इनकम अगर हम 2 लाख रुपए से बढ़ा दें, लेकिन इनकम टैक्स जो पहले वो दे रहा था जिस रेट पे, वो रेट अब रिड्यूस हो गया 20 से 16। तो इनकम तो बढ़ गई लेकिन इनकम टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, तो एक इनकम रेट कम हुआ है, इनकम बढ़ी है। अब कह रहा है इसकी वजह से हो क्या रहा है कि वो सेम अमाउंट टैक्स का दे रहा है जो पहले दे रहा था। तो बताना है व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। तो इसका केस देखो, समझो क्या होगा हमेशा कि मान लेते हैं पहले रेट R1 था। ठीक है, तो R1% आप दोगे, मान लेते हैं शुरुआत में इनकम जो है आपका वो X है। ठीक है, तो आप दोगे R1% ऑफ X, बाद में आप दोगे R2% ऑफ X, यस, या Y। आप कहोगे अब तो इनकम बढ़ गई है तो इसको मैं Y बोलूंगा। तो जब ये दोनों बराबर होगा, इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये इनकम टैक्स जो नेट वैल्यू है वो बराबर अगर है तो आप खुद क्या पाएंगे कि भाई R1/R2 अगर यहां से कैलकुलेट करोगे आप तो ये Y/X मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई रेट्स का जो रेशियो होगा वो इनकम के रेशियो का उल्टा होगा। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इनकम टैक्स बदला ही नहीं। अब आप फटाक से क्या बोल सकते हो यहां पर कि देखो रेट का रेशियो क्या है, यहाँ 20 से 16 हो गया। सबसे पहले देखना है केस क्या है, क्या इनकम टैक्स सेम है, यस। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेम अमाउंट इनकम टैक्स का है। अब सेम अमाउंट अगर इनकम टैक्स का है तो मैं कहूंगा रेट का रेशियो क्या है, आप कहोगे 20/16। ठीक है, R1/R2 20/16 बनेगा जो कि 5/4 के बराबर हुआ, यस। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये इनकम का रेशियो होगी। अब कौन सी इनकम ऊपर आएगी, जाहिर सी बात है, देखो यहां बेटा 5 लिखा तुमने और यहां नीचे 4 लिखा, तो ऊपर बड़ी वैल्यू है
तो ऊपर बड़ी वाली इनकम आएगी। ठीक है, आप इसको y/x लिखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सवाल में ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों इनकम में फर्क कितने का है, 2 लाख का है। ये भी दिया हुआ है 2 लाख का फर्क है सवाल में, देखो 2 लाख ज्यादा बड़ी है। तो जो y/x है इनमें आपस में अंतर 2 लाख का है। आप कहोगे 5:4 है, लेकिन रेशियो में आप करो अंतर 2 लाख का है। तो 2 लाख का अंतर अगर हो गया तो इनके बीच में अंतर वैसे तो 1 यूनिट का है। 1 यूनिट अगर 2 लाख के बराबर हो गया मेरा, तो जो बढ़ी हुई इनकम है वो तो 5 को करस्पॉन्ड करेगी ना। 5 और 4 में कौन सा बड़ा है, 5, तो वो बढ़ी हुई इनकम हो गई। तो 5 यूनिट हमारी 5 दूनी 10 लाख के बराबर हो गई। ठीक है, अब आप जरा इस थॉट प्रोसेस को समझना, मैंने क्या समझाया आपको, आपके लिए चीजें बहुत आसान कर दी है मैंने। आप सिंपली कुछ मत करो, मेंटली सवाल को कर सकते हो। अब देखना ध्यान से, इसको कैसे मेंटली करना है, ये आपकी रॉसम अप्रोच होगी एग्जाम में। हमने देखा इनकम टैक्स सेम पे हो रहा है। अब इनकम टैक्स अगर सेम पे हो रहा हो तो हम कहेंगे देखो 5/4 हमारा रेट का रेशियो है। अब ये तुम्हारी क्या हुई, बढ़ी हुई इनकम है, क्योंकि ये 5 है, क्योंकि यही तो इनकम का रेशियो है। तो जो 5 होगा ये बढ़ी हुई इनकम होगी, और जो 4 होगा ये कम वाली इनकम होगी। अब इन दोनों का अंतर तुमसे सवाल में बोला गया कि 2 लाख के बराबर है। तुम कहोगे ना 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट 2 लाख के बराबर है, तो 5 यूनिट हमारा 10 लाख के बराबर है। आपको कलम नहीं उठाना है इस पेन में, सीधे पढ़ना है और आंसर लगा देना कि 10 लाख मेरा आंसर है। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एरिया एक फील्ड का जिसका शेप हेक्सागन का है वो 1944√3 मीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि जो कॉस्ट होगा इसको फेंसिंग करने का 11.5 के रेट से अगर मुझे फेंसिंग करनी है तो मुझे बताना है इसका जो कॉस्ट निकल के आएगा वो कॉस्ट कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये जानना है कि जो एक रेगुलर हेक्सागन होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि उसी से तो वैल्यू निकलेगी, हमें तो भुजा निकालनी पड़ेगी। तो रेगुलर हेक्सागन अगर ए भुजा का होता है तो इसका जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। तो अगर आप एक इक्विलेटरल का एरिया लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर और उसको अगर आप 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली 3√3/2 ए स्क्वायर बनेगा। अब ये एरिया मुझे प्रश्न में दिया है 1944√3 के बराबर। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा क्या, 1944 इंटू 2/3। अब अगला कार्य है मेरा 3 से काटना, 3 छक 18, 3 चौके 12, 3 वट्टे 24। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है 648 दुना हो गया 1296, और 1296 36 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू हमारी 36 आ गई, यानी भुजा 36 आ गया। अब आप जो फेंसिंग करेंगे वो फेंसिंग पेरीमीटर के अलोंग करते हैं हम। ठीक है, तो पेरीमीटर इसका किसके बराबर होगा, 6a। तो यहां आपका पेरीमीटर बनेगा 6 टाइम्स a, तो मैं लिख देता हूं पेरीमीटर आपका हो गया 6a। तो जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगा, फेंसिंग की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 6a इंटू 11.5 आएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू को रख लीजिए, 6 इंटू 36 इंटू 11.5 को आप सीधे अब 23/2 लिख दीजिए। 23/2 जैसे ही लिखेंगे 2 से कटेगा ये 3 बनेगा। ठीक है, 36 इंटू 3 होता है मेरा 108, तो 108 इंटू 23 मुझे कैलकुलेट कर लेना है। तो अब इसको मैं कैसे सोचूंगा, आप कहोगे इसको सोचने का तरीका ये है कि आप 23 को 20 + 3 करके सोच लीजिए। ठीक है, 20 + 3 करके सोचेंगे तो 108 का जब मैं 20 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 2160, फिर 108 का मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 324, और टोटल निकालूंगा तो 4842, यानी 2484 मेरा उत्तर आ गया, डी ऑप्शन। आप कहोगे सर उत्तर इसके पहले ही दिख रहा है, मैं कहूंगा कहाँ दिख रहा है, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट से दिख रहा है कि 8 और 3 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 ही बनेगा, एक ही ऑप्शन में है। हाँ ठीक है, ऐसे भी उत्तर आप लगा सकते हो अगर यही ऑप्शन है तो, बट मेरा काम है आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन अंत तक करवाना, ताकि एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट सेम हो तो भी आपको तकलीफ ना हो। दूसरा, कुछ चीजें और भी सोची जा सकती हैं, जैसे मल्टीपल सोचा जा सकता है कि आप कहोगे पेरीमीटर है तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। अब 6 का मल्टीपल मतलब संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये देखो 3 2 5 नहीं डिवाइड होता है, 7 2 9 8 17 5 22 नहीं होता है, 6 5 11 4 15, बट ये 11 4 15 आप देखो ध्यान से ये डिवाइड हो रहा है,
3 से डिवाइड हो रहा है, और चूंकि इवन नंबर है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई भी इवन नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर देखो इसका फायदा आपको नहीं मिला। तो मल्टीपल कई बार धोखा दे देगा एग्जाम में, इसलिए एक्चुअल कैलकुलेशन बेटा अंत तक आनी चाहिए आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सवाल देखिए, मुझसे कह रहा है कि जो एवरेज है मेरा, नंबर्स है मेरे पास ए बी सी डी, उसका एवरेज है 2D+4, और ये भी दिया हुआ है कि एवरेज जो नंबर हमारे हैं ए बी बी सी सी डी, इनका औसत दिया है 8 5 4 रेस्पेक्टिवली। अगर ई की वैल्यू A+D+1 के बराबर है तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ डी एंड ई। अब देखो ई निकालने के लिए मुझे ए और डी पता होना चाहिए, तो क्या निकलेगा, ई निकल जाएगा, और डी पहले ही निकालेंगे तभी तो ई निकलेगा। तो अगर मैं औसत निकालने जाऊंगा डी और ई का, तो मुझे डी और ई निकालना है यहां पर। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ है आपको कि ए बी सी डी का औसत 2D+4 है, जरा इसको लिखते हैं। तो आप कहोगे A+B+C+D का जो टोटल होगा, चूंकि ये 4 संख्याएं, ये बनेगा 4 × 2D+4, या मैं इनको कह सकता हूं ये वैल्यू हमारी हो गई 8D+16। 8D+16 के बराबर हो गई हमारी वैल्यू A+B+C+D की वैल्यू, ठीक है। अब देखो बाकी जो जानकारियां दी है उनको फटाफट रिप्रेजेंट करते हैं। A+B की वैल्यू बनेगी 8 दूनी 16, दो संख्याएं ए बी का औसत अगर 8 है तो A+B हमारा 16 के बराबर हो गया। फिर हमारे पास देखो B+C भी है, हमारे पास C+D भी है। बट देखो अगर मुझे यहां A+B पता चल गया कि ये 16 के बराबर है, ध्यान से देखना, तो मुझे C+D की वैल्यू चाहिए। अगर वो पता चल गया तो मैं D की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं अब देखो B+C की वैल्यू लिख देता हूं 10 के बराबर है, और C+D की वैल्यू मैं 8 लिख दूंगा, और मैं इस C+D को यहां 8 रख दूंगा, और यहां पर जो हमारे पास A+B है इसको मैंने 16 यहां पर रख दिया। जब मैंने ऐसा कर दिया तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि 8 टाइम्स D की वैल्यू किसके बराबर होगी। ये 16 8 24 हो गई, और 24 में से 16 जाएगा तो फिर से 8 बचेगा, यहां से मुझे D की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। अब जब मुझे D प्राप्त हो गया तो मुझे A भी चाहिए E निकालने के लिए। अब इसके लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो आप कहोगे कि इस केस में जब मुझे D निकल गया तो D निकलने से सिर्फ काम नहीं बनेगा। D के बाद मैं D की वैल्यू को अगर 1 रख दूंगा तो मुझे C की वैल्यू 7 मिल जाएगी। अब C की वैल्यू अगर मैं यहां 7 रखूंगा तो B की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी, और B की वैल्यू अगर मुझे 3 मिल गई तो A की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी 13। तो एक तरह से सारी वैल्यूज मिल गई। अब मुझे A 13, B 3, C 7 हो गया। तो जिसकी जिसकी जरूरत है वो सब अब यूज करेंगे। तो E की वैल्यू जो मेरी आई है वो कितनी आई है, A+D+D की वैल्यू 1 है, +1, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 15। ये E की वैल्यू हो गई, और D तो हमारा 1 है ही है। तो D और E का औसत अगर मुझे निकालना होगा D+E/2, तो ये 16/2 है, यानी ये वैल्यू हमारी 8 के बराबर है। आंसर हो गया B 8। सवाल अच्छा है, ठीक है, बट आसानी से हो जाएगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। ये सवाल कह रहा है, देखिए कि एक आर्टिकल है, उसको हम बेच रहे हैं एक सर्टेन प्राइस पर। अगर हम इसको 33/3% इसके प्राइस का 33/3% पे बेच दें इसको, तो हमें 33/3% का लॉस होगा। What is the percentage profit when it is sold at 60% of original selling price? तो बताना है कि 60% की प्राइस पर अगर हम बेचें इसको तो हमें क्या मुनाफा होगा। तो इसमें देखिए एक चीज जो फ्रैक्शन यूज हुआ है वो है 33 1/3%, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 1/3। ठीक, अब इस फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखो एक जानकारी जो आपको सबसे बाद में दी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा केस में जो जानकारी दी है कि हमें 33/3% का लॉस हो जाएगा। लॉस का मतलब होता है माइनस। अब 33/3% जब भी लॉस होता है तो उस केस में सीपी और एसपी का रेशियो पता है क्या होता है आपको। आप कहते हो अगर मैं इसको 3 मानूंगा तो मुझे 1 का लॉस हो जाएगा, ये वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो ये रेशियो 3:2 का हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप बताओ मुझे ध्यान से इस केस में, कि मान लेते हैं हम इस वैल्यू को 100 मान लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को 100 मान लेते हैं। मैं 100 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इसमें यह भी बोला गया है कि ये वाली जो वैल्यू है ये पिछले सेलिंग प्राइस का 1/3 है।
तो अगर 1/3 100 होगा तो यहां पर वैल्यू आपकी 300 होगी। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 300 हम रखेंगे, यस और नो? क्योंकि तभी तो उसके 1/3 यानी 100 पर बेचने पर मुझे 33 1/3% का लॉस होगा। अब ये 2 यूनिट अगर 100 के बराबर है तो 1 यूनिट आपकी 50 के बराबर होगी। 2 × 50 100 होता है, तो ये 3 यूनिट हमारा 3 × 50 बनेगा, जो कि आपका 150 के बराबर हो गया। ये क्या मिल गया तुमको? ये कॉस्ट प्राइस मिला कि नहीं मिला? यस। अब तुम्हारी कॉस्ट प्राइस 150 हो गई। अब आप ये कह रहे हो कि मैं इस सेलिंग प्राइस के 60% दाम पर बेचना चाहता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। मैं इसके 60% पर बेचना चाहता हूं। तो 60% का मतलब क्या हुआ? 300 का 60% आप निकालोगे कितना आएगा? 180। तो 300 का 60% अगर 180 आया तो अब 150 से 180 में कितना मुनाफा हो रहा है ये मुझे निकाल लेना है। आप कहोगे 0 से 0 काट लो, यहां बनेगा 3 का मुनाफा। 3/15 क्या होगा? 3/15 1/5 प्लस में होगा, और प्लस 1/5 क्या होता है भैया? 20% का मुनाफा होता है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई कि आपका जो मुनाफा है वो मुनाफा हमारा हो गया सीधे और सीधे 20% का, अगर हम इस तरह से सेल करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई यहां पर क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि तभी तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है इसको सोचने का, वो तरीका मैं आपको दिखाता हूं। बताना आप मुझे कितना पसंद आया, आपको नहीं आया, बट कम से कम स्ट्रक्चर क्लैरिटी तो मिलेगी। तो सवाल तो इस तरह से हल हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस थिंकिंग दिखाता हूं कि इसमें कुछ और भी हम सोच सकते थे। और देखो हम क्या सोच सकते हैं कि हमारे पास एक सेलिंग प्राइस है। यस, राइट, दिस इज द सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? मेरा अल्टीमेट टारगेट है कि मैं इसके 60% पे बेचूं। ये अल्टीमेट टारगेट है। इसके 60% पे बेचने का मतलब क्या हुआ? इसको 40% रिड्यूस करके बेचना चाहता हूं। ये मेरा फाइनल सेलिंग प्राइस है, फाइनल, जिसपे मैं अल्टीमेटली बेचना चाहता हूं। यहां कहीं मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब एक डेटा ये दिया हुआ है कि भाई इस सेलिंग प्राइस को अगर आप इसके 1/3 पर बेचे। 1/3 का मतलब होता है किसी भी चीज को 66 2/3% कम रेट पे बेचना। इसका मतलब होता है 1/3। तो अगर मैं इस रेट पे बेचूं तो मुझे जो सेलिंग प्राइस यहां मिल रहा है, इस केस में मुझे दिया है कि मुझे 33 1/3% का लॉस हो रहा है, विच इज -1/3। अब देखिए जो आपका ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से मैं सक्सेसिव मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूं। मुझे आना यहां से यहां तक है, तो मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर आपको थोड़ी सी भी ए बी रूल की जानकारी है तो उसमें यह होता है कि -2/3, इसको -2/3 बोलते हैं। तो -2/3 को सक्सेसिव में कन्वर्ट करना है तो मैं सीपी से एसपी डैश जाऊंगा, फिर एसपी डैश से मान लिया मैं एसपी चला जाता हूं, फिर एसपी से मैं एसपी फाइनल आ जाता हूं, तो मुझे नेट परसेंटेज मिल जाएगा। पर यहां पर मुझे यहां से यहां दिया है, यहां से यहां नहीं दिया है। तो ऐसे केसेस के लिए मैं ए बी रूल का इस्तेमाल करता हूं, और मैं कहता हूं कि अगर एक तरफ, इस तरफ -2/3 होता है तो इधर माइनस का प्लस हो जाता है, 2 का मेरा 2 ही रहता है, और 3 -2 नीचे 1 बनता है। ये +2/1 का मतलब होता है +200%, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अब आप इसको सक्सेसिव स्ट्रक्चर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले -33 1/3% जो है, ये आप कहोगे कोई भी चीज जब 3 से 2 हो जाएगी तो ये -33 1/3% है। ये जो 200% का इंक्रीज है, इसका मतलब होता है कोई चीज अगर मेरे पास 2 है, कोई चीज अगर मेरे पास 1 है, तो वो बढ़ के 3 हो जाएगी, राइट? वो 200% का इंक्रीज हो गया। तीसरा, अगर कोई चीज 40% से डिक्रीज हो रही है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो 5 है, क्योंकि 40% का डिक्रीज -2/5 के बराबर होगा, तो 5 हमारा 2 घट के 3 हो जाएगा। अब इसका आप नेट निकालेंगे तो इधर आपको मिलेगा 15 और इधर मिलेगा 2 तिहाई 6 तिरिक 18। या फिर आप प्रोडक्ट निकालने के पहले भी 3 और 3 को यहां काट सकते हैं। नेट आपको मिलेगा एक साइड 5 एक साइड 6, और 5 से 6 का जो चेंज है ये +20% का चेंज है। तो ये मेथड
थोड़ा सा कम सुटेबल आपको दिख रहा होगा क्योंकि आपको शायद ये परसेंटेज कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही हो, बट अदरवाइज ये मेथड बहुत ही बढ़िया है। इसमें हमने कोई वैल्यू एज्यूम नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस ए बी रूल का एक इस्तेमाल किया। अगर आपको ए बी रूल नहीं भी आता है तो भी हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम इसको 3 मान ले, अगर मान लिया तो ये वैल्यू क्या बनेगी, इसका 1/3 1 बनेगी। तो यहां से यहां जाने में एक हमारा 3 हुआ है, वही मैंने यहां लिखा है, यहां से यहां जाने में एक हमारा 3 हुआ है। ठीक है, तो 3 से 2, 1 से 3, 5 से 3 आंसर आया। मैं इस मेथड को नाम दे रहा हूं मेथड 2। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मेथड 2 कैसा लगा। मुझे ये भी बताना कि क्या आप सभी को ए बी रूल मालूम है या नहीं मालूम है। इस ए बी रूल का नाम ए बी रूल मैंने ही दिया था। ठीक है, तो ये बहुत मैजिकल रूल है। अगर आपको ए बी रूल नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर ए बी रूल नहीं आता है, तो मैं कुछ करूंगा इसके लिए, आपको अलग से वीडियो बना के ए बी रूल समझाऊंगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी कमेंट में लिख के बताना कि मुझे आता है ए बी रूल। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एफ और ई हमारे पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी साइड्स पर रेस्पेक्टिवली, इस तरीके से कि एफ ई हमारा बी सी के पैरेलल है और एफ ई हमारा डिवाइड करता है ट्राइंगल को दो पार्ट्स में जो कि इक्वल एरिया के हैं। ए डी हमारा बी सी के परपेंडिकुलर है और अगर ए डी इंटरसेक्ट करता है एफ ई को जी पॉइंट पर, तो बताना है जी डी और ए जी का रेशियो क्या होगा। इस सवाल का मैं डायग्राम बनाता हूं और मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो ये हमारा मान लिया एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल की टांग टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा करके बनाते हैं वापस से। ठीक है, ये हो गया हमारा मान लिया ट्राइंगल। अब हमें एक लाइन दी गई है, पहले तो ये ए बी सी बोला गया है, इसको मैं ए बी सी के नाम से लिख देता हूं, ए बी सी। इसके बाद हमें एक लाइन खींचनी है और वो लाइन इसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी कुछ ऐसे, और इस पॉइंट को हमें बोला गया है एफ और ई, ए बी और ए सी पर होने वाले हैं, तो ये एफ और ई हो गया। एफ ई हमारा बी सी के पैरेलल है, तो ये पैरेलल भी बना दिया हमने। अब हमसे एक और लाइन खींचने को बोला गया है और वो लाइन है ए डी, और जो कि होने वाली है बी सी के परपेंडिकुलर, तो ये लाइन भी खींच देते हैं भाई, बी सी के परपेंडिकुलर भी है लाइन, तो ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी बना दी मैंने। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये जी है। हमें बताना है कि जी डी और ए जी का रेशियो क्या होगा, जी डी और ए जी का रेशियो क्या होगा। तो एक है बहुत लंबा तरीका, एक है बहुत छोटा तरीका, सब पे आएंगे। पहले थोड़ा लंबे तरीके को डिस्कस करते हैं। जब भी देखो लाइन ऐसे पैरेलल हो जाती है, एफ ई हमारा बी सी के पैरेलल हो जाता है, तो जो ए एफ ई त्रिभुज होता है, ये ए एफ ई त्रिभुज हमारा सिमिलर हो जाता है त्रिभुज ए बी सी को। आपको गई यस सर, ये सिमिलरिटी हो जाती है। अब इस सिमिलरिटी होने का फायदा क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो सवाल ने बोला है कि दो इक्वल एरियाज में त्रिभुज बट गया। इसका क्या मतलब हुआ, जब ये लाइन तुमने ड्रॉ करी तो त्रिभुज में एक एरिया बनाइए और एक पोर्शन बनाइए। अगर ये दोनों एरियाज इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर मैं इसका एरिया 1 बोलूंगा, इसका एरिया 1 बोलूंगा, तो पूरे त्रिभुज का एरिया क्या बनेगा, 2 बनेगा या नहीं। यस, इसका मतलब अगर एबीसी का एरिया 2 है तो एएफई का एरिया 1 है। ये हमारा एरिया रेशियो हुआ। अच्छा, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया रेशियो अगर 1:2 होता है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बनता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:√2 हो जाता है। स्क्वायर रूट लगाने से साइड रेशियो मिल जाता है, यानी इनके साइड रेशियो क्या हो गए, 1:√2 में हो गए। मैं इस चीज को अब लिख देता हूं कि ये हमारा एरिया बनेगा, एरिया ए 1:2 में, तो जो साइड होगी, साइड को एस से डिनोट कर देता हूं, साइड रेशियो बनेगा 1:√2 में। इसका ये मतलब हो गया कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो रेशियो कौन सा बनाएंगे, 1:√2। तो अब अगर मैं आपसे लिखूं कि भाई त्रिभुज एएफई में एक भुजा है, एएफई में जो उसका परपेंडिकुलर है, या इसको अल्टीट्यूड बोल सकते हैं, तो जो अल्टीट्यूड रेशियो होगा वो भी वही होगा जो भुजा का रेशियो होगा। ठीक है, तो जैसे एएफ का रेशियो अगर मैं लिखूं आपसे ए बी के साथ, तो एएफ और ए बी करस्पॉन्डिंग साइड्स हुए, तो आप कहोगे ए एफ और ए बी का जो रेशियो है वो तो भाई सिंपली है 1:√2 का मामला है। तो जो ए जी का रेशियो ए डी से होगा, क्योंकि ये अल्टीट्यूड्स हैं उस ट्राइंगल पे, वो भी इसी रेशियो में होंगे, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज है। अब ए जी और ए डी का रेशियो आपको मिल गया है, लेकिन आपको निकालना है जी डी और ए जी का। तो जी डी कैसे निकलेगा, जी डी का रेशियो अगर मुझे निकालना हो ए जी से, तो आप कहोगे जी डी का मतलब है ए डी में मुझे ए जी घटाना है अपॉन ए जी।
तो एडी को अगर मैं बोलूंगा कि भाई √2 है, तो एजी उस समय 1 है, तो ये √2 - 1/1 मेरा आंसर आ गया। ये हो गया आपका बी। बट ये जो टेक्स्ट बुक का जो सिमिलैरिटी है ना, वो बहुत ही वाहियात सिमिलैरिटी है, मतलब इट्स टू थियोरेटिकल। और इसमें क्या होता है, जब अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटी की, तमीज की अगर किसी की है, तो ये इतना थियोरेटिकल वे में सवाल को कभी अप्रोच ही नहीं करना है। मैं आपको अगला तरीका सिखाता हूँ, राइट, कैसे आप इसको थोड़ा फटाक फटाक कर सकते हो। ये सब तिकड़मबाजी इस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो देखते हैं अब। ठीक है, फिर मैं एक तीसरा तरीका बताऊंगा जिसमें कुछ करना ही नहीं है, वो रॉसम अप्रोच पे भी आता हूँ। तो देखो, इसको कैसे आपको ट्रेडिशनली सोचना चाहिए। ये सिमिलैरिटी का मतलब होता है दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। तो सबसे पहले एरिया से आइडिया लगा लेना है वही, कि अगर एरिया इक्वल डिवीजन हुआ तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 2 हो गया और ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1 हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड 1/√2 हो गया। कुछ लिखना नहीं है, मेंटली सोचना है। अब फिर आप कहोगे तो यहां पर जो एजी है और एडी है, ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स हो गए, करस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट हो गए। तो एजी और एडी को देखेंगे तो हम कहेंगे एडी अगर √2 होगा तो एजी हमारा 1 होगा। फिर हम कहेंगे एजी हमारा 1 है, पूरा अगर √2 है तो ये वैल्यू √2 - 1 होगी। तो रेशियो क्या बनेगा जो आपसे पूछ रहा है, जीडी का एजी से, वो बनेगा √2 - 1/1। तो ये आंसर आपका हो गया बी। कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम आते हैं उस अप्रोच पे जो आपको एग्जाम में सवाल में लगानी है, उसका नाम है रॉसम अप्रोच। बहुत गौर से देखना, विजुअलाइजेशन, आंखों का इस्तेमाल। आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है मेरे पास। त्रिभुज में अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो आप सभी को पता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो मुझे त्रिभुज मिलता है, इसका एरिया 1/4 होता है बड़े वाले त्रिभुज का। ये पता है, ये पूरे त्रिभुज का एरिया जो भी होगा उसका 1/4 एरिया लेके बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्वल एरिया में डिवाइड करूंगा तो मैं इस साइड को यहां नहीं ले सकता हूं, मुझे और नीचे आना पड़ेगा। दूसरा एक चीज और समझना कि जब आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो जो ये अल्टीट्यूड बनेगा, ऐसे आप ड्रॉप करोगे, वहां पर ये अल्टीट्यूड भी 1/1 में होता है। ठीक है, मतलब ये अल्टीट्यूड 1 होगा तो ये पोर्शन भी 1 ही होगा। एक तरह से छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का अल्टीट्यूड 1/2 में बन जाता है। ठीक है, ये अल्टीट्यूड सीधे एक तरह समझो बाइसेक्ट हो जाता है इस लाइन से, 1/1 बनता है। तो अगर मुझे इक्वल एरिया बनाने के लिए इसको नीचे उतारना पड़ेगा, इस लाइन को नीचे उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर अगर ले जाऊंगा तब तो ऊपर वाले पोर्शन का एरिया और कम हो जाएगा। अभी 1/1 एरिया है ना, अभी तो 1/4 एरिया है, तो ये 1 है तो ये 3 है अभी। तो मुझे इस लाइन को नीचे उतारना पड़ेगा, और जब मैं इस लाइन को नीचे उतारूंगा तब एरिया बराबर हो सकता है। तो इसका यह मतलब हो गया नेचुरली कि नीचे वाले पोर्शन की लेंथ जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के केस में 1/1 होती, अब इक्वल एरिया बनाने के लिए चूंकि मुझे इसको और नीचे उतारना पड़ेगा, और नीचे उतारने की वजह से ये वाली जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी और ये वाली लेंथ ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर मैं जीडी और एडी का रेशियो निकालता हूं, जीडी और एजी का रेशियो निकालता हूं, तो जीडी और एजी के रेशियो में क्या होगा, जीडी छोटा होगा और एजी बड़ा होगा। बस ये रॉसम अप्रोच है। ये आपको बस मेंटली सोच लेना है कि भाई जीडी हमारा एजी से तो पक्का छोटा होगा, राइट, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन से ही आपको दिख जाएगा, तभी एरिया बराबर हो सकता है। और जीडी अगर एजी से छोटा होगा तो आप जरा ऑप्शन को देखना, यहां पर ये जीडी √2 है, एजी 1 है, गलत हो गया। √2 तो 1.4 होता है, यहां ये √2 - 1/1 है। √2 - 1 की वैल्यू कम होती है 1 से, क्योंकि 0.4 बनेगा। तो ये बी ऑप्शन हो सकता है, मैं कहूंगा होल्ड कर लेते हैं, हो सकता है। सी 2√2 है, बड़ा हो गया, गलत हो ही नहीं सकता है। √2 + 1/1 गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहला पार्ट दूसरे पार्ट से बड़ा हो गया। अब तीन ऑप्शन अगर हो ही नहीं सकते हैं तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है, इसको मैं बोलता हूं इसका होना इसकी मजबूरी है। जब तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते और बी एक पॉसिबल ऑप्शन था जो हो सकता है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, जीडी एजी से छोटा है, तो अब तो यही होगा ना। तो ये है इस सवाल का आपका रॉसम अप्रोच। आप कुछ सेकंड्स में सवाल को लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सब सीखना है, हमें पूरा कंप्लीट थियरी भी जाननी है कि देखो ऐसा ऐसे होता है, लेकिन ये जो रॉसम अप्रोचेस हैं, जो स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस है ना, इनको भी करते रहना ताकि सवाल एग्जाम में
आप कई बार उड़ा दो, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से कर दो, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसको इस तरीके से भी सॉल्व करना सीखना है हमें। ये सवाल देखिए, कह रहा है 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बराबर किसके, x माइनस वाई इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई। हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है उसमें सिर्फ a और b के टर्म्स हैं। यस, यहां भी a और b आपको दिख रहा है और आंसर भी आप देख रहे हो, एक्स और वाई में तो है नहीं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस सवाल को करने का जो पहला तरीका होना चाहिए वो आपको ये सोचना है कि x और y की वैल्यू सोचो। आप x और y की वैल्यू सोचो जिससे आपको राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है वो 2a माइनस बी दे दे। अगर आप ऐसी x और y की वैल्यू सोच पाए तो आपका उत्तर बिना किसी फॉर्मूले के हो जाएगा। और अगर आप ऐसी वैल्यू नहीं सोच पाए जिसमें आपको 2a माइनस बी यहां पर सीधा मिल रहा है, जो भी निकालना है वो सीधा मिल रहा हो, ठीक है, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन किस पे बेस्ड है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और ये कुछ इस पे बेस्ड होगा फिर कि फैक्टराइज करेंगे तो पी माइनस क्यू बनेगा, और यहां फिर आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू करके इसको पूरा एक्सपैंड करोगे, फिर कंपेयर करोगे कि ए और बी की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से 2a माइनस भी निकालेंगे। बट पहले आप हमेशा सोचा करो कि क्या एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से 2a माइनस भी हमें सीधा दिख जाए। तो जरा सोचते हैं, अगर हमें 2a चाहिए तो आप कहोगे अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख दूं और y की वैल्यू को 1 रख दूं तो क्या 2a मिल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या माइनस बी भी साथ में आएगा, आप कहोगे नहीं, क्योंकि x इंटू वाई 1 होगा तो हमें यहां से ब्रैकेट से 2a प्लस बी मिल जाएगा। यानी ये वैल्यू रख के मैं 2a प्लस बी को देख पा रहा हूं। तो अगर मुझसे 2a प्लस बी पूछा गया होता तो मैं ये वैल्यू रख के आंसर निकाल लेता। अब मैं कहूंगा क्या 2a माइनस बी निकल ही नहीं सकता है, आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है। x इंटू वाई को मुझे -1 बनाना है। अब मैं कहूंगा x इंटू वाई को तो -1 बनाना है, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2 ही रखना है, क्योंकि a के साथ वाला कोफिशिएंट तो मुझे +2 ही चाहिए। तो आप कहोगे फिर एक काम कर लो सर, x और y में से किसी एक को -1 कर दो। तो मैं कहूंगा अच्छा, तो अगर मैं x को 1 ले लूं और मैं y को -1 ले लूं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी भी 2 रहेगा, लेकिन x इंटू वाई -1 हो गया, तो मुझे 2a माइनस बी इस ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो। अब ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो यहां मिलेगा 2, y की वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 का होल क्यूब माइनस x की वैल्यू को मैं रखूंगा 1, y की वैल्यू को मैं रखूंगा -1 तो यहां बनेगा होल क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई 1 माइनस -1 +1 में कन्वर्ट होगा 2 बन जाएगा, इनटू ब्रैकेट में तो मेरा 2a माइनस भी आ ही गया। अब ये वैल्यू बनेगी 1 का होल क्यूब यानी 1, ये बनेगा -1 का होल क्यूब यानी -1, तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a माइनस बी। ठीक, अब यहां से आपको मिलेगा 2a माइनस बी की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये भी 2 बनेगा, 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला अटेम्प्ट यही करना है मुझे कि जो मुझसे पूछा जा रहा है क्या मैं कोई x और y की ऐसी वैल्यू रख सकता हूं जिससे मुझे वो एक्सप्रेशन डायरेक्टली दिख जाए। अगर वो मिल गया तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में वही वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। अगर नहीं मिला तो उस केस में फिर एक्सप्रेशन लगा के खोल के कंपेयर करके फिर आपको सॉल्व करना है। तो इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। इस सवाल में उसकी जरूरत नहीं है, वैल्यू रखने से हमारा काम चल गया। देखिए सवाल कर रहा है एक सर्टेन सम है, उसको हमने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो अमाउंट है टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 1/4 times the amount to which it had grown in 3 years, the percentage rate of interest was। तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि t बराबर 3 पर और t बराबर 5 पर जो अमाउंट्स हैं उनका रेशियो मुझे दिया गया है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 5/4। इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर 5 पर, अगर t बराबर 3 पर मैं मान लूं कि मेरा अमाउंट 4 था तो t बराबर 5 पे मेरा अमाउंट कितना है, 5 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या चीज हमें समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको एक तरह से ये दिख जाएगा
कि 2 साल में जो हमें एसआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। आप कहोगे 1 यूनिट का, तो जो एसआई है हमारा 1 साल का वो कितना होगा, वो आप कहोगे 0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल का एसआई है 1 यूनिट, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 0.5 बनेगा। अब ये जो t बराबर 3 पर हम खड़े हैं, अब t बराबर 0 पे चले जाते हैं, यानी शुरुआत में चले जाते हैं, तो 3 साल का एसआई होगा 1.5 यूनिट, 0.5 इंटू 3, इसमें से 1.5 घटा लो तो ये बनेगा 2.5। यानी हमारा जो प्रिंसिपल हो गया वो 2.5 यूनिट्स हो गया, और जो हमारा एसआई हो गया 1 साल का वो हो गया हमारा 0.5। हुआ या नहीं हुआ? यस। तो जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा, आप कहोगे रेट बनेगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट अगर 0.5 है 1 साल का, प्रिंसिपल 2.5 है, तो रेट परसेंटेज यही होगा ना, जो कि आपका 20% के बराबर हो गया। सिंपली 0.5 अपॉन 2.5 होगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20% परसेंटेज में, है ना, तो 20% आपका आंसर हो गया, तो आपका आंसर हो गया करेक्ट यहाँ पर बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा पहले, और 1 साल का इंटरेस्ट हमने निकाला है 0.5 के इक्विवेलेंट है, तो हमारा एसआई अपॉन प्रिंसिपल हम कैलकुलेट कर लें, हमारा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब ये सवाल देखिएगा, सवाल कर रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 4 के बराबर है, तो रेशियो बताना है 3 इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रेशियो हमें निकालना है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -4 से। बताना ये रेशियो किसके बराबर होगा। दो बातें, दो फॉर्मूले यहां पर जो कि बहुत सुपर यूजफुल है, उसको आप समझिए। सबसे पहले कि जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, जो कि मुझे दिया हुआ है, तो यहां से हमें कुछ समझना पड़ेगा कि जो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -2 के बराबर होता है, क्योंकि वो -2 जो tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, tan इंटू कॉट 1 होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, या इन अदर वे आई कैन से कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है। इससे आप वो सोच सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में, जहन में होना चाहिए, एग्जाम में नहीं बैठ के ये कारस्तानी करनी है। दूसरा एक चीज आप और ध्यान रखिए कि जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे साइन बटा कॉस प्लस कॉस बटा साइन करके, तो ये वैल्यू आपकी अल्टीमेटली बनेगी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। राइट, ये इसके बराबर बनेगा आपकी वैल्यू। ये दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखिए। ठीक है, इनको एग्जाम में आपको डायरेक्टली यूज करना है। तो आप सवाल पे चलते हैं। पहला, हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? यहां से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 -2 यानी 14 के बराबर हो गया। यहां से मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, जिसको मुझे डिनोमिनेटर में यूज करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू tan थीटा प्लस कॉट थीटा का ही होल स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि भाई सेक इंटू कोसेक तो tan प्लस कॉट है, तो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है तो वो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो वैल्यू 16 के बराबर हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो मुझे निकालना है 3 इंटू 14 का 2 इंटू 16 -4 से, तो ये हो गया 14 तियां 42 बटे 16 दूना 32 -4 28। अब ये वैल्यू मुझे दिख रही है कि 14 से कट रही है, 14 तियां 42 14 दूना 28, 3:2 मेरा आंसर है ए। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो दोनों फॉर्मूले अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। देखिए सवाल है, एक आदमी है वो मूव करता है प्लेस ए से प्लेस बी पर 2 बजे, और स्पीड दी है मुझे 4.5 किलोमीटर पर आवर, stayed at place B for 1.5 hours and returned to place A at a speed of 6 km per hour. He came back to A at 7 p.m. What is the distance between places A and B? तो देखिए सवाल को मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखना हमें, ये A हो गया और ये B हो गया। तो एक बात बोली गई है कि भाई ये A से B गया है ना, A से B ये गया है।
यहाँ से यहाँ तक गया चल के। अब देखिए मैंने इसको ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि टेढ़ा टेढ़ा गया है, वो ए से बी गया है सीधा, 2 बजे निकला और इसकी स्पीड है 4.5 kmph की, किलोमीटर पर आवर की। फिर यहां से ना बी से सी वापस आया है, बी से ए वापस आया है, सीधा ही वापस आया है, बस बना रहा हूं ऐसे कि आपको समझ में आए। उस समय इसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर रेस्ट किया है इसने या रुका हुआ है कितनी देर तक, 1.5 घंटे तक, ये भी लिख देता हूं। तो जो टोटल टाइम है वो भाई 2 बजे निकला था और 7 बजे वापस आया, तो एक तरह से टोटल टाइम जो है वो 5 घंटे का है। तो जो टोटल टाइम हमारा 5 घंटे का है, ये मैंने यहां लिखा। अब इस 5 घंटे में जो जो चीजें हुई हैं वो लिखते हैं। मैं इस दूरी को x बोल दूं तो आप कहोगे x की दूरी वो 4.5 की स्पीड से गया, तो समय क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/4.5 प्लस 1.5 घंटे वहां रुका रहा तो 1.5 घंटे जोड़ दिया, वो भी एक टाइम है जो हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि भाई 2 बजे जाके 7 बजे आएगा तो उसमें 1.5 घंटे का भी रोल है, वो भी लिख दिया। फिर x की दूरी वापस आता है वो 6 की स्पीड से, वो भी लिख दिया। ये टोटल वैल्यू 5 के बराबर होनी चाहिए। अब ये 1.5 उधर जाके घट जाएगा 5 में, तो वैल्यू जो बचेगी आपकी वो बनेगी x/4.5 प्लस x/6 = 3.5। ये भी ठीक है। आप कहोगे 4.5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो नीचे 18 आएगा, 4.5 का 4 गुना होता है 18, तो ये बनेगा 4x प्लस 6 3 18 3x = 3.5। अब यहाँ से ऊपर लिख लेते हैं 7x/18 हमारा 3.5 के बराबर हो गया। 7 से काटेंगे 7 पचे 35.5 बन गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो जो दूरी पूछा जा रहा है हमें ए और बी के बीच की, वो 9 किलोमीटर हो गया। ये सवाल को करने का एक तरीका हुआ, तरीका नंबर 1। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर, जो थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा आपको उसमें, ठीक है, बट उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जरा सोच लेते हैं मेंटली, ठीक है। सबसे पहला जो मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा वो ये पूछूंगा कि ये बताओ मुझे कि एक्चुअल जर्नी टाइम क्या है। आप कहोगे 1.5 घंटा जो वहां रेस्ट पे है उसको हटा देते हैं, तो जो 5 घंटे हैं, इस 5 घंटे में अगर मैं 1.5 घंटे हटा दूं तो 3.5 घंटे ये एक्चुअल जर्नी टाइम है। ये जो वक्त चलते चलते लगा है वो 3.5 घंटे का है, यानी 3.5 घंटे में ये चला है। एक बार चला है 4.5 की स्पीड से और एक बार चला है 6 की स्पीड से, डिस्टेंस सेम है। तो जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है आने और जाने में, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा टाइम रेशियो बनेगा ना वो स्पीड का उल्टा होता है। जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम रेशियो स्पीड्स का उल्टा होता है। तो स्पीड्स बाद में 6 पहले 4.5 थी, तो जो टाइम रेशियो बनेगा वो इसका उल्टा बनेगा। ये आप कहोगे 4:3 हो गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो मैं T1 टाइम या T2 टाइम मान लिया निकालना है मुझे, कि T2 की वैल्यू क्या है। T2 कब है, जब स्पीड हमारी 6 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उस समय टाइम T2 लगा है, ठीक है। T1 कब लगा है टाइम, जब हमारी स्पीड 4.5 वाली है। T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप कहोगे T2 की वैल्यू होगी 3/7, क्योंकि टोटल टाइम 4:3 में डिवाइड करना है, 3/7 और टोटल टाइम 3.5 का है, तो यहां से आ गया 1.5 घंटे। आया देखो, 7 बजे 35, 1.5 घंटे आ गया। अब आप ये कह रहे हो कि भाई 6 की स्पीड से मुझे 1.5 घंटे लगते हैं, तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी 6 की स्पीड से, अगर 1.5 घंटे लगे तो 6 × 1.5, स्पीड इंटू टाइम 9 किलोमीटर्स। ये जो मेथड आपको मैंने बताया है, ये ओरल कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन, कुछ नहीं लिखना है आपको। आप मेंटली सोचोगे 4.5 और 6 का रेशियो क्या बनेगा, 4.5 और 6 का रेशियो अगर निकालूंगा तो बनेगा 3:4। फिर आप कहोगे टोटल टाइम 3.5 है, 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो जो 3 यूनिट का टाइम है वो आया मेरा सिंपली 1.5 घंटे। और जो 3 यूनिट का टाइम है वो ज़्यादा स्पीड होगी तब कम टाइम लगा होगा, यानी 6 की स्पीड से 3 यूनिट का टाइम लगा, 4 यूनिट का टाइम 4.5 से लगा। तो ये 3 यूनिट वाला 1.5 निकाल लिया, तुमने 6 से गुणा कर लो, 9 आंसर आ गया। तो इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे इस मेथड में ज़रूर बताना कि आपको M1 अच्छा लगा या M2 अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। ये सवाल देखिएगा, देखिए सवाल देखते हैं, कह रहा है कि जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में एक आर्टिकल के, जब इसको हम 23% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और 14% के लॉस पर बेच रहे हैं तो वो इतना रुपए है। अगर हम इसको 32% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कह रहा है कि बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। सवाल को समझना, सबसे पहले सवाल ये होगा कि भाई देखो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट पे बेचेंगे 23% तो मतलब सेलिंग प्राइस कहीं यहाँ होगा, और अगर मैं इसको 14% के लॉस पे बेचूंगा यानी सीपी से 14% पीछे तो मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ होगा।
अब इन दोनों में जो अंतर है, मतलब दोनों के सेलिंग प्राइसेस का जो अंतर है, एक बार आपने इस पे बेचा, एक बार आपने इस पे बेचा, तो जो अंतर है वो 23 और 14, 37% है आपका किसका, कॉस्ट प्राइस का, राइट। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, अब यहाँ ऑफ कॉस्ट प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है बेस कॉस्ट प्राइस होता है, तो 37% लिख लो बस। और ये वैल्यू आपकी है 4111.07 के बराबर, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे, देखो 37 एक बार जाएगा 37 होगा, 4 बच जाएगा, फिर से एक उतरेगा 41 हो गया, फिर 37 एक बार जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर एक उतर आएगा, फिर एक बार जाएंगे 37 सेकंड में 37, फिर 4 बच जाएगा, लेकिन अब 0 उतरेगा और दशमलव लगा दिया हमने, तो 37 सेकंड में 37 जाएंगे, अब 3 बचा, 40 में 37 जाएगा, 3 बचेगा, फिर 7 उतरेगा, 37 हो गया, एक बार जाएंगे, तो 111.11 हमारा 1% आया। तो आपका जो 100% है किसके बराबर आ गया, 11111, एक तरह से कॉस्ट प्राइस हो गया। मुझे 100% से निकालना नहीं है, मुझे निकालना है 132% निकालना है, क्योंकि 32% के प्रॉफिट में बेचोगे तो 132% की वैल्यू चाहिए, तो मुझे निकालना है 132 इंटू 111.11। अब देखो आंसर यूनिट डिजिट से तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप कहोगे लास्ट डिजिट 2 आएगी, लास्ट डिजिट 2 यहीं पर है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन मार्क कर दो, वही सही हो सकता है, ठीक है। बाकी कहीं दशमलव में तो है ही नहीं लास्ट में, तो वही होगा। अब लेकिन और तरीके भी इस सवाल को करने के हैं, जैसे आप मान लिया 2 ऑप्शन में 2 होता, फॉर एग्जाम्पल, राइट, मैं थोड़ा सा सवाल को ऐसे कर दूं कि भाई यहां पर भी मान लिया मैं कि 13,777.22 होता, फिर मैं कैसे लगाता इस सवाल को, तब मैं यूनिट डिजिट तो नहीं लगा सकता, तब देखो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को। मैं कहूंगा ये जो 132 है ना, इसको 130 मान लो तुम, ठीक है। और जो ये वैल्यू तुम्हें दिख रही है ना 111.11, इसको अगर मैं 110 मान लूं तो मैंने कम माना है ना, इसको भी कम माना है, इसको भी मैंने कम माना है। अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं तो वैल्यू क्या आ रही है आप बताओ, 13 और 11 का प्रोडक्ट होता है 143.00। कैसे, 13 में 3 और 1 का सम 4 बीच में लिख देते हैं। जब भी किसी संख्या को आप 11 से गुणा करते हो तो क्या करते हो, 1 है 3 है, 1 और 3 के बीच में थोड़ा गैप दो और इसी का सम बीच में लिख दो, तो 143.00 बना। इसको भी मैंने कम लिया था 132 से 130, और इसको भी मैंने कम लिया, यानी जो 14,300 आया ये कम आया, एक्चुअली में थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा। अब जाके देखो कि 2 डिजिट अगर 2 जगह मान लिया दशमलव में 2 होता भी, आपको पता है 13,000 वाला उत्तर नहीं है, उत्तर 14,000 वाला ही है, क्योंकि मुझे इससे बड़ा उत्तर चाहिए। और कितना बड़ा, थोड़ा सा ही बड़ा चाहिए, मैंने थोड़ा थोड़ा ही कम लिया है, मैंने इसको 2 कम लिया और इसको मैंने 1.11 कम लिया, तो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 25,000 की रेंज में चला जाए, जैसे यहां पर भी मान लिया 0.2 होता तो भी कंफ्यूजन नहीं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आंसर इससे बड़ा होगा और यूनिट डिजिट 2 होगी, तो दोनों को कंबाइन करके हम बी लगा सकते थे। जैसे इस केस में अगर हम यूनिट डिजिट ना भी देखें तो भी इस लॉजिक से हम उत्तर तुरंत लगा देंगे, ठीक है। ओके, मत देखो यूनिट डिजिट, तो आप कहोगे देखो इसको 130 मान लो, इसको 110 मान लो, तो 143 आएगा, तो मेरा आंसर इससे बड़ा होगा, तो बी वाला होगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बताता रहता हूँ ना, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, इसका जरूर ख्याल करें, क्योंकि एग्जाम में ना जैसे आप किताब देखोगे या मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देखोगे, वो इस एस्पेक्ट पे तो काम ही नहीं करते कि आखिर ये कैलकुलेशन होगी कैसे, वो तो बस प्रोडक्ट निकाल के लिख देते हैं कैलकुलेटर से कि ये होगा, तुम देखो अपना। खैर, अगर इसको एक्चुअली सॉल्व करना होता तो कैसे करते, तो देखो अगर मुझे एक्चुअली सॉल्व करना होता, मान लिया आप करोगे सर मुझे एक्चुअली सॉल्व करके दिखाओ 11111, तो मैं कैसे करता इस कैलकुलेशन को, पहले तो दशमलव को भूल जाता, बाद में लगा लेता। एक्चुअली सॉल्व करने का तरीका यह है कि इस आप 11,111 को मेंटली ऐसे सोचेंगे, 10,000, 1,000, 100, 10 और 1, ऐसे ब्रेक करूंगा मैं। तो 10,000 में 1,000 जोड़ना है, फिर 100 जोड़ना है, फिर ये करना है ऐसे। अब ऐसे सोचोगे तो 132 को सबसे पहले मैं किससे गुणा करूंगा, मैं 10,000 से गुणा करूंगा। 10,000 से गुणा करने पे ध्यान से देखिएगा 132 के आगे 4 जीरो आएंगे, लेकिन जब मैं 1,000 से गुणा करूंगा तो 132 में 3 ही जीरो आएंगे, ठीक। मैं अगर 100 से गुणा करूंगा तो 132 के आगे 2 जीरो आएंगे, मैं 10 से गुणा करूंगा 132 के आगे 1 जीरो आएगा, और जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो 132 के आगे कोई जीरो नहीं आएगा। तो ये कुल मिला के कैलकुलेशन है। अब आप जोड़ोगे, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 2 5 मिलेगा,
फिर 3 2 5 1 6 मिला, 3 2 5 1 6 मिला, 3 2 5 1 6 मिला, और 3 1 4 मिला, और ये मिला 14,666,5,2 आ गया। अब दशमलव तो मैं यहीं लगाऊंगा ना, क्योंकि दशमलव यहाँ अगर लगाना है तो मैं यहाँ दशमलव लगा दूंगा। तो 14,666,5,2 आपका आंसर हो गया। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन अगर करने की इच्छा है कि भाई कैसे करेंगे इसमें, तो आप इस तरह से कर सकते हो। 132 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऐसे नंबरों से करना हो जिसमें सब में सारी डिजिट रिपीट हो रही हूँ, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 12.5% है और 16.2/3% है दूसरे साल का। जो CI रिसीव होती है सेकेंड ईयर में वो 10.8 रुपये है। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो फ्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट है। एक तो 12 1/2%, जिसको हम 12.5% लिख सकते हैं, और एक हमारा है 16 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/6 होती है। ये दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज ना आपको याद होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं। अगर ये पता नहीं है तो मतलब एग्जाम में आप बाकी लोगों से पीछे छूट जाओगे। अब पहले साल का इंटरेस्ट 12.5% अगर है तो मतलब पहले साल संख्या हमारी 8 से 9 हो जाएगी। दूसरे साल अगर इंटरेस्ट 1/6 है तो दूसरे साल 6 से 7 का रेशियो मेंटेन होगा। इस कहानी को हम कैसे व्यक्त करें? अब आप करो कि पहले साल में 8 से 9 होगा और दूसरे साल में 6 से 7 होगा। लेकिन ये पहले साल का अंत है, ये दूसरे साल की शुरुआत है। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हो ही नहीं सकती हैं, तो सेम वैल्यूज हैं। तो 9 और 6 को सेम बनाने के लिए आप इनका एलसीएम सोचेंगे कि 9 और 6 को सेम बनाना है, तो एलसीएम बनेगा 18। यानी इस 9 को 2 से गुणा करेंगे और इस 8 को 2 से गुणा करेंगे। इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये जो रेशियो है ये 8:9 में बना रहे, तभी यहां पर इंटरेस्ट 12.5% है। ये मुझे 6:7 में मेंटेन करना है और इसको अगर 3 से गुणा करके मुझे इसके बराबर करना है, तो ये 18 बनेगा। तो ये 7×21 बनेगा, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो पूरी जो कहानी हो गई अब इस प्रश्न में, वो कहानी आपकी चेंज होके ऐसी हो चुकी है कि मेरे पास शुरुआत होगी 16 से, फिर हम जाएंगे पहले साल के अंत में 18 पर, फिर 18 से हम जाएंगे 21 पर। आप चाहो तो चेक कर लो, जो हमने काम किया है इससे हमारा परसेंटेज मेंटेन है। ये वैल्यू आपकी है 2/16 1/8 बनेगा, यानी 12.5%। या 18 से 21 है 3/18 1/6 बनेगा। ठीक है, जो हमें चाहिए। अब आप यहां पर देखोगे तो दूसरे साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 3 यूनिट का। 21 - 18 3 यूनिट का इंटरेस्ट दूसरे साल पे है। अब यही 3 यूनिट का इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये 10.8 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3.6 रुपीज हो जाएगी। और ये जो 3.6 रुपीज आ गई, अब मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना है जो कि 16 यूनिट के बराबर है, तो इस 16 को मैं 3.6 से गुणा करने जा रहा हूं। बस मेरा आंसर आ जाएगा, कर लो। 16 छक्के 96 और 16 तियां 48 और 9 आपका हो गया 57। तो 57.6 अगर कहीं दिया तो लगा दो। तो आंसर आपका क्या है? डी इज द राइट आंसर। यहां भी यूनिट डिजिट से बात बन रही है। छक्का 36 यानी यूनिट डिजिट 6 होगा, तो आपका आंसर डी आएगा। और इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यूनिट डिजिट अगर ऑप्शन अगर फेवरेबल आए तो आप यूनिट डिजिट यूज करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये सवाल कह रहा है आपसे कि ए और बी का रेशियो 7:9 का है, बी और सी का रेशियो 3:35 का है, सी और डी का रेशियो 81:70 का है, डी और ई का रेशियो 3:4 का है। तो आप बताओ ए और ई का रेशियो क्या होगा? तो इसमें देखिए सिंपल सा फंडा चलता है, और वो सिंपल सा फंडा क्या चलता है, इस बात को जरा गौर से समझ लेते हैं और सोच लेते हैं। तो देखिए आप ये कहोगे कि भाई मेरे पास ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है। ठीक है, और ए और ई का रेशियो निकालना है, पहले और आखिरी का। तो जब भी मुझे ए और ई का रेशियो निकालना होता है, तो इसमें करना क्या होता है, आपको इन सारे का गुणा लिखना पड़ता है यहां, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और यहां पर इन सारे का गुणा लिखना पड़ता है, बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि जब भी मुझे इस तरह का कैलकुलेशन करना हो और मुझे लास्ट में ए और ई का रेशियो ही निकालना है बस, तो मैं पहले तो ए बी सी डी करता हूं और दूसरे में मैं करता हूं बी सी डी ई। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ए और ई का रेशियो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो
कि जितने भी रेशियो दिए हैं इनके पहले पार्ट एक जगह गुणा हो जाएंगे। तो यहां गुणा कर लेते हैं, मैं लिखूंगा 7 × 3 × 81 इंटू 3, और दूसरे जो पार्ट्स हैं, जो दूसरे पार्ट हैं हर रेशियो का, वो गुणा हो जाएगा ऐसे 9 × 35 × 70 × 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 × 35 × 70 × 4। ठीक। अब 7 से 7 मतलब जो भी काटना है काट पीट मचा लेते हैं। आप देखो एक चीज क्लियर है कि 9 से काटेंगे तो 9 × 9 = 81 बनेगा। ठीक है। अब 9 × 3 = 27 या 81। अब देखो 3 यहां कहीं कटने वाला नहीं है, तो ये जो 81 मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 का स्क्वायर है, ये 3 है, तो 3 अब कटने वाला नहीं, तो 81 तो दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए आंसर अब ए के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, 81 तो दिखना ही दिखना है मुझे। तो 81 इंटू जैसे 7 है, अब 81 × 7 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो 81 तो दिखेगा ही दिखेगा, 7 कहीं कटेगा। 7 देखो कट भी रहा, 7×5 = 35। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 81 रेशियो 5 के 20 × 70 कितना हो गया, 1400 के बराबर हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 81 इंटू सिंपली 1400, ये आपकी वैल्यू होगी। देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को ऑब्जर्व करने का। ठीक है, जिससे हम 7 को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई पहले पार्ट्स में 7 एक जगह आ रहा है, बट दूसरे पार्ट में 7 का मल्टीपल यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम ये कह सकते हैं सेफली कि दूसरे पार्ट में मुझे 7 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो पहले पार्ट से कटेगा नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है और कहीं नहीं है। जैसे 1361 है, आप चेक कर लो क्या 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 के नम 7 6 13, 7 9 63 31, है ना, काइंड ऑफ। बट सिंपल सवाल है, आप सिंपल तरीके से करोगे उत्तर आपको मिल जाएगा। ये होता है कि ये जो पहले पार्ट हैं इनका गुणा कर लो और दूसरे पार्ट का गुणा कर लो, तो पहले और आखिरी का रेशियो मिल जाता है। तो मैंने 7 3 81 और 3 का गुणा किया, और फिर मैंने 9 35 और 70 और 4 का गुणा किया, और मुझे वैल्यू आ गई 81 रेशियो 1400। ये आंसर हो गया। ये सवाल देखिए, कह रहा देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन फर्स्ट इज 7:3 एंड इन सेकेंड इज 5:2। If they are mixed up in third vessel, the ratio of water to milk in the third vessel will be। एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहाँ मिल्क टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन जो पूछा गया है वो वाटर टू मिल्क पूछा गया है, यानी उल्टा पूछा गया है। तो ये केयरफुल आपको रहना है। खैर ऑप्शन ऐसे नहीं दिए हैं, 41 और 99 है तो इसका उल्टा कहीं नहीं है, 35 13 है तो इसका उल्टा कहीं नहीं है, 53 23 है तो इसका उल्टा कहीं नहीं है, 99 14 इसका उल्टा कहीं नहीं दिया। अगर उल्टा भी दिया होता तो कंफ्यूजन होता। ठीक है, सवाल देखिएगा। तो देखो मैंने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे दिया है 7:3 1 में दिया है, और 5:2 1 में दिया है। इसका टोटल बनेगा 10, इसका टोटल बनेगा 7। लेकिन चूंकि कैपेसिटी इक्वल है तो इनको सेम बना लेते हैं, इसको 7 से गुणा कर लेते हैं और इसको 10 से गुणा कर लेते हैं, तो दोनों सेम हो गए। यहां अगर आपने 7 से गुणा किया तो ये दोनों वैल्यू 7 से गुणा हो जाएंगी, यहां अगर 10 से गुणा किया तो दोनों वैल्यू 10 से गुणा हो जाएंगी। अब कर लेते हैं टोटल, ये 7 7 49 और 50 कितना बनेगा 99, और ये वैल्यू जो है आपकी हो गई 21 और 20, 21 और 20 41 हो गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये है, तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 41:99 होगा। ठीक, आंसर क्या हो गया ए आपका यहां पर सही उत्तर हो गया। एबीसी ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट 1:2:4 में है। 6 महीने के बाद ए ने इन्वेस्ट किया है हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर एंड बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट मोर एज बिफोर, while C withdrew 1/4 of their investments, find the ratio of their profits at the end of the year। ठीक है, तो जरा इस सवाल को गौर से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि भाई इनिशियल जो रेशियो मुझे दिया गया है इस सवाल में, तो अगर इनिशियल रेशियो मुझे दिया हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर A/B/C। ठीक, इनिशियल रेशियो जो दिया हुआ है मैं इसको लिख रहा हूँ 2 4 8। आपको कहोगे सर ये क्यों लिखा, 1 2 4 दिया है, इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल पढ़ते समय ही दिखा हुआ है कि ए ने आधा अमाउंट अधिक इन्वेस्ट किया है 6 महीने बाद, जितना पहले कर रखा है। अब एक का आधा निकालोगे 0.5 बनेगा। ठीक है, कर सकते हैं, बट बेहतर है इसको 2 लिख लो ताकि आधा निकालेंगे तो 1 बनेगा। ठीक है, तो ठीक रहेगा। अब देखो सवाल क्या है, कह रहे पहले 6 महीने तक ए का इन्वेस्टमेंट रहेगा 2, फिर ए क्या करेगा आधा और इन्वेस्ट करेगा, 2 का आधा क्या हो गया 1, यानी अब इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया 3। तो अगले 6 महीने के लिए 3 का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं इन्वेस्टमेंट को टाइम से जब गुणा करता हूं ना तो मुझे टोटल
इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। बी ने पहले देखो 4 का इन्वेस्टमेंट रखा है 6 महीने तक, फिर 4 को डबल कर दिया क्योंकि उतना ही और इन्वेस्ट कर दिया तो 8 हो गया, ये अगले 6 महीने तक है। सी ने 1/4 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया तो पहले 6 महीने तक उसका 8 रहेगा, 1/4 अगर निकालेगा तो 8 का 1/4 2 होता है, और 2 अगर निकल जाएगा तो ये 6 × 6 बन जाएगा। ये कुल मिला के स्टोरी हो गई। अब देखो 6 दूनी 12, 12 और 18 हो गया 30, यहाँ पर 6 चौके 24 और 48 लिखेंगे, ये आएगा आपका 72, और यहाँ पर आपका आएगा 48, और 48 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 36, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 84। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, कैंसिल करूं, तो ये वैल्यू मेरी 6 से कट रही है, 6 पंचे 30, 6 से 12 छंग 72 बनेगा, और 6 से ये बनेगा 14 छंग 84, तो वैल्यू आ गई 5:12:14, और 5:12:14 कहाँ दिया है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये डीपीक्यू पूरी हो चुकी है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जाके, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इस व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़िए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको मैथ्स इम्प्रूव होती हुई दिख रही होगी, और प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने सवालों के बीच में बोला है कि कमेंट करके बताना कौन सा मेथड अच्छा लगा, तो वो भी करना है आपको। और जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपकी फीलिंग हो, वो सारा कमेंट में डाल दिया करो। मैं हर वीडियो के कमेंट को एक बार मोटा मोटा पढ़ता हूँ। ठीक है, इससे मुझे आइडिया लगता है कि आपको इस सीरीज़ के क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं वगैरह वगैरह, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा वो भी फ़ायदा इसका उठा ले। और बाकी सीरीज़ के बारे में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भैया ये सीरीज़ जो है मंडे वेंसडे फ्राइडे को एग्ज़ामो यूट्यूब चैनल पर चलती है सुबह 11 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और बैच अगर मेरा लेना है तो मेरा लर्निंग ऐप एग्ज़ामो का डाउनलोड करके आप ओवरव्यू कोर्स का पढ़ लीजिए। कोई क्वेरी है तो टीम से कनेक्ट कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे। डीपीक्यू क्या है, नए बच्चे यहाँ से पढ़ के जान सकते हैं। तो अलविदा, बाय बाय, शुक्रिया आपका आने के लिए, और फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।